हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले कई दिन से आप लोग की वीडियो नहीं बन रही थी। लगभग एक फ्राइडे और नहीं बनी थी, लेकिन हमने आज बना दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं। अब आप लोग को पढ़ाते हैं हम चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, ये पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश के अपवर्तन को जरा समझते हैं। पहले दो तीन बातें मेन हैं। कुछ लाइट कम हुई है। प्रकाश के अपवर्तन में पहले क्या चीज देखते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है कि अपवर्तन क्या है। ठीक, अपवर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। हम डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग जनरली तुरंत शुरू कर देते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सत्यानाश होता है, लेकिन ऐसा नहीं। पहले कुछ समझते हैं। आप जानते हैं इस चीज को कि अगर किसी भी भौतिक माध्यम में प्रकाश क्या कर पा रहा है, चल पा रहा है, गुजर पा रहा है, उसे माध्यम कहा जाता है। ठोस में, द्रव में अथवा गैस में, कहीं भी अगर प्रकाश चल रहा है तो वो माध्यम है। और अगर पूरा प्रकाश निकल जाए उससे होकर, मेरे बॉडी से होकर पूरा प्रकाश इस पार से उस पार निकल जाए, तो इसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ये सबको पता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में। अब ऐसी बात है तो अब एक प्रश्न और उठता है, अगर प्रकाश चल सकती है केवल पारदर्शी माध्यम में या प्रकाशिक माध्यम में, तो चले, सीधी रेखा में भी चले। लेकिन अगर मैं प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजार दूं, यहां से इसमें एंट्री ले, क्या होगा? यह प्रश्न है, होगा क्या? इसको समझना है तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। एक पेंसिल ले लीजिए और एक जगमग टप ले लीजिए। पेंसिल को इसमें तिरछा रख दीजिए और फिर आप इसमें पानी भर दीजिए और फिर आप ऊपर से देखिए या इधर से देखिए, और जब देखेंगे आप इस चीज को तो आप ये पाएंगे, बस पेंसिल को तिरछा रखिएगा, आप ये पाएंगे देखने पर कि जो हिस्सा डूबा है पानी में वो हिस्सा कुछ तिरछा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। हमें लगा पेंसिल टूट गई है, तो निकाल के देखा तो फिर पेंसिल टूटी नहीं थी। क्यों यह तिरछा दिखाई दे रहा है? इसका मतलब यह निकला कि वस्तु दिखती क्यों है? क्योंकि वस्तु से चलने वाला प्रकाश आंख में क्या करता है? प्रवेश करता है। वस्तु से चलने वाला प्रकाश आंख में क्या करता है? प्रवेश कर, ये सारा प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा तो वस्तु दिखाई देती है। अब अगर एक वस्तु है तो एक वस्तु से चलने वाला प्रकाश सब एक ही दिशा में चलेंगे, सब पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के, तो सब एक साथ आंख में एंट्री लेंगे तो वस्तु सीधी दिखाई देती है। यहां वस्तु दो हिस्सों में दिख रही है, इसका मतलब यहां से चलने वाला जो प्रकाश है वो एक दिशा में है। तो यहां से चलने वाला प्रकाश, इसका मतलब उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में ये सब इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं। आप देख लीजिए, तो इनकी दिशा ये थी और इनकी दिशा ये है। ये इस हिस्से से चलने वाला प्रकाश इधर हो गया और इस हिस्से से चलने वाला प्रकाश इधर हो गया, तभी वस्तु दो टुकड़े में दिख रही है।
अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब तक पानी नहीं था तब तक ऐसा नहीं था, पूरी पेंसिल एक दिख रही थी। इसका मतलब ऐसा पानी के कारण हुआ। तो पानी के कारण ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसका मतलब कि जब प्रकाश पानी से हवा में जाने लगा तो उसने अपना रास्ता क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मतलब ये हुई घटना, घटना ये हुई कि पहले तो सब सेम दिशा में चलते हैं, क्योंकि जितना हिस्सा पानी में है उसी के साथ ये हो रहा है। लेकिन जब वो पानी को क्रॉस करने लगी और जब वो पानी से कहां चलने लगी, पानी से जब वो हवा में चलने लगी, वाटर से एयर में चलने लगी, तब वो यहां पर अपना रास्ता क्या कर दिए? चेंज कर दिए। जितना हिस्सा तुम पानी के अंदर डालते जाओगे उतने हिस्से के जो है भाग तिरछा होता जाएगा। जैसे जैसे पानी में इसको डुबोते जाओ ये हिस्सा इधर खिसकता जाता है, ठीक है। अगर पेंसिल और छोटी कर दो और पूरा पानी में एंट्री दे दो तो वो भी इतना टूटा हुआ दिखने लगता है। इसका मतलब ये निकला कि पेंसिल का जितना हिस्सा पानी में डूबा उससे चलने वाला प्रकाश कुछ अलग दिशा में पहुंच रहा है आंख में, ना कि उस दिशा में जिस दिशा में वो प्रकाश जा रहा है जो पेंसिल के ऊपर वाले हिस्से से जा रहा है। इसका मतलब माध्यम बदलने पर प्रकाश अपनी दिशा को भी क्या कर दे रहा है? बदल दे रहा है। कुछ प्रकाश जो है जब वो पेंसिल से जितना हिस्सा पानी में था जब उससे बाहर निकलता है पानी से, तो वो अपने प्रकाश की दिशा को, चलने की दिशा को क्या कर दे रहा है? बदल दे रहा है। जबकि इससे चलने वाला प्रकाश कई ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, वो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो दो भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश के चलने के कारण पेंसिल थोड़ी टूटी हुई लगती है या अलग दिखाई देती है, डूबा हुआ। तो ऐसा तभी हो पा रहा है जब प्रकाश पानी से किस में जा रहा है? हवा में जा रहा है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो अपनी दिशा को बदल दे रहा है। जिस दिशा में वो पानी में चल रहा था उस दिशा में वो हवा में नहीं चल रहा है, ठीक है। एक और एक्टिविटी देखते हैं। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि देखिए, आप एक काम करिए, आप एक चाइना मग ले लीजिए। मैं स्पॉन्सर नहीं हूं चाइना मग का, लेकिन ले लीजिए आप चाइना मग। और इस चाइना मग को लेकर के इसमें एक कॉइन रख दीजिए, सिक्का। और सिक्का रख करके, मान लीजिए सिक्का ये है, बॉटम पे रखा तली में, यहां खड़े होकर देखिए सिक्का आपको दिख रहा है। थोड़ा 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 पीछे जाना शुरू करिए। एक समय ऐसा आएगा सिक्का आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा सिक्का आपको? क्योंकि इस मग्गे का किनारा आपकी दृष्टि रेखा में नहीं है। आपकी आंखें, आपकी आंखों में जो प्रकाश पहुंच रहा था वो इस मग की दीवार से टकरा जा रहा है। अब इससे चलने वाला प्रकाश आपकी आंखों में क्या नहीं हो रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है, टकरा जा रहा है। अब आपको सिक्का नहीं दिख रहा है। अपने किसी दोस्त से, भाई से, बहन से, घर में किसी व्यक्ति से कहिए कि इस मग्गे में क्या डाले? पानी डाले। और जब वो मग्गे में क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। तो मग्गे में पानी डालते डालते आप अपनी पोजीशन पे रहिए, आप मत हिलिएगा। सिक्का भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, वो भी नहीं हिलेगा, बस पानी पड़ेगा। और पानी डालते डालते एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर से सिक्का क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। अब प्रश्न यह है कि सिक्का कैसे दिखा? क्योंकि सिक्का तो हमारी दृष्टि रेखा में था नहीं, या सिक्के से चलने वाला प्रकाश तो बाधित हो जा रहा था, हमारी आंख में नहीं पहुंच रहा था। कैसे दिखा सिक्का? पानी डालने पर। तो उसके पीछे को जरा साइंस से समझिए। ऐसा तभी हो सकता है जब प्रकाश आपकी आंख में पहुंचने लगे। हैं तो क्या प्रकाश आंख में पहुंचने लगा? अभी तो प्रकाश बाधित था, तो प्रकाश पहुंचने कैसे लगा? सिक्का तो अपनी जगह ही है, उसी से चलने वाला प्रकाश कैसे पहुंचने लगा आंख में? मैं बता रहा हूं कि उसी से चलने वाला प्रकाश कैसे पहुंचने लगा आंख में। असल कहानी यह हुई है
कि जो सिक्का था वो अब भी अपनी पोजीशन पे है, आपकी आंख भी अपनी पोजीशन पे है, लेकिन जो सिक्के से चलने वाला प्रकाश है जो सिक्के से चलने वाला कौन है, जो प्रकाश है सिक्के से चलने वाला, वो अब भाई आपकी आंख में पहुंच रहा है, तो आंख में कैसे पहुंच गया, और पहुंचा नहीं तो दिखा कैसे? वो हुआ ये कि पानी से निकलने के बाद वो अपने पथ से विचलित हो गया, और ऐसा विचलित हुआ अपने पथ से कि आपकी आंख में क्या करने लगा, पहुंचने लगा। अगर विचलित ना होता, सीधे जाता, तो कभी आपकी आंख में क्या ना होता, ना पहुंचता, और जब तक पहुंचा नहीं आंख में तब तक दिखा नहीं। तो पहुंचने लगा आपकी आंख में, और जब पानी नहीं था तो चुपचाप जा रहा था, विचलित नहीं हो रहा था, और मग से बच जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मग से बचा नहीं। हो सकता है ये वाला प्रकाश जो पहले वाला था, ये वाला हो सकता है मग से बच गया होता, जो ये वाला प्रकाश किरण था, हो सकता है ये अब भी मग से बचा हो, लेकिन और भी तो डायरेक्शंस में इससे प्रकाश चल रही हैं, और भी डायरेक्शन में इससे प्रकाश चल रही है। ये सब बजी थी, ये वाला तो नहीं बजा था, लेकिन ये आपकी आंख में भी नहीं पहुंच रहा था। ये वाला तो बच गया था आपकी आंख में, जो ये वाला चला था वो भी आपकी आंख में नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अब जो है, जो ये वाला था, ये वाला अब जो है, ये अगर पानी नहीं था तो ये पहले ऊपर निकल जा रहा था, लेकिन जब पानी आया तो हो सकता है ये वाला प्रकाश आपकी आंख में पहुंच रहा है, और बिना पहुंचा नहीं तो आपको दिखा कैसे? यानी जिसको सीधे जाना चाहिए था वो सीधे नहीं जा रहा, अब मुड़ जा रहा है, और मुड़ के ऐसा हो जा रहा है कि आपकी आंख में पहुंच रहा है, और जब पानी निकाल दोगे तो फिर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब पानी की वजह से ये मुड़ा। तो इसका मतलब मुड़ा क्यों? जब प्रकाश पानी से वायु में जा रहा है, और तब ये मुड़ा और मुड़कर आपकी आंख में जाने लगा, तो ये देखने लगा सिक्का अब भी अपनी जगह वही है। तो वास्तव में क्या सिक्का दिखाई देगा? क्या सिक्का ऊपर आ गया? नहीं। ये प्रकाश किरणों को जब तुम पीछे बढ़ाओगे तो जहां ये एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, और वहीं पर क्या बनेगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको प्रतिबिंब दिखाई दिया इस सिक्के का, बी पोजीशन में जो आ गया, कितनी ऊंचाई ऊपर, एच ऊंचाई ऊपर। सिक्का नहीं आया, बल्कि किरणों के मुड़ने से जब किरणों को ट्रेस किया गया, पीछे बढ़ाया गया, तो जहां काटी वहां प्रतिबिंब बन गया। वहीं आपको ये सिक्का क्या हो रहा है, दिख रखा है। यानी अब एक बार फिर से आपके लाइन ऑफ साइट में आ गया। ये कौन? सिक्का। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि किरणें आपकी आंखों में पहुंच पाई। तो पहले क्यों नहीं पहुंच रही थी? पहले किरणें सीधे निकल जा रही थी। तो अब सीधे कैसे नहीं निकली? क्योंकि मैंने पानी डाला, तभी शायद नहीं निकली, क्योंकि पानी के अनुपस्थित में तो ऐसा नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है, ऐसा मुड़ जा रही हैं किरणें कि वो आपकी ऐसा मुड़ रही कि आपकी आंखों में पहुंच जा रही हो। पहले नहीं मुड़ पा रही थी। क्यों नहीं मुड़ पा रही थी? पहले पानी नहीं था, सिर्फ वायु था। इसका मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो मुड़ जा रही है। यानी निष्कर्ष ये निकला कि पिछली बार वाली स्थिति में जब वाटर में पेंसिल पड़ा था और इस वाली स्थिति में जब कॉइन पड़ा है, दोनों स्थितियों में एक बात सामने निकल कर आई है, वो ये कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो मुड़ जा रही है, और मुड़ने के कारण ये हमारी आंख में क्या कर पा रही है, प्रवेश कर पा रही है, और तभी उसका प्रतिबिंब कुछ अलग बन जा रहा है, अलग ऊपर जाके बना, और हम वस्तु को देख पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रकाश माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो मुड़ना है, विचलित हो जाना है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ऐसा केवल तभी नहीं जब प्रकाश पानी से वायु में जाए। ऐसा तब भी हो सकता है जब प्रकाश वायु से किसमें आए, वाटर में। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब प्रकाश एक मीडियम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। उपरोक्त तो दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको पेंसिल और सिक्के वाले दिए, दोनों का ही कारण प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाना है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, की जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो आप देख पा रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जा रही है। और ऐसा तब भी हो रहा था जब आपने पेंसिल डुबोया था, कि जो हिस्सा पानी में डूबा था उससे चलने वाला प्रकाश उस दिशा में नहीं था जिस दिशा में कौन सा प्रकाश था, जो हिस्सा पानी में डूबा नहीं था पेंसिल का,
जो हिस्सा पानी का पेंसिल में नहीं डूबा था उसका प्रकाश अलग दिशा में था, ठीक है ना, और जो हिस्सा पानी में डूबा था वो पहले तो इसी डायरेक्शन में था। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ये लोग थे, लेकिन जब वो पानी से किस में जाने लगा, हवा में जाने लगा, पानी से हवा में, तब उसने अपने डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा को बदल देती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ऐसा होता कहां पर है? उस सरफेस पर जहां दोनों माध्यमों में परिवर्तन होता है, एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द मीडियम। अब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा होने का, यह अलग विषय है। यह भी हम आपको आज ही बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा को बदल देती। यही बड़ा प्रश्न है। लेकिन इतना जरूर निष्कर्ष निकल कर आया कि प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपनी दिशा में परिवर्तन कर देना ही प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ऐसा होता जरूर है। ये दोनों घटनाएं इस तथ्य का प्रमाण है। अगर ना मुड़ती प्रकाश तो कभी भी हमारी आंखों में प्रवेश ना करती और हम सिक्के और पेंसिल के उस मुड़े हुए हिस्से को ऐसा मुड़ा हुआ ना देख पाते। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रीजन क्या है इसका। इसके लिए हम एक एनालॉजी को समझेंगे, एक अनुप्रयुक्तता को समझेंगे, एक विश्लेषण को देखेंगे। आइए आपको बताते हैं। आइए आप समझते हैं क्या है जो है प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। ठीक है ना, ये वो सतह है जिस पर माध्यम बट रहा है। ठीक है ना, बोल सकते हैं आप इसको कि विलगन पृष्ठ बोल सकते हैं, जिस पर दोनों माध्यम बट रहे हैं। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ प्रकाश का अपवर्तन, क्यों प्रकाश अपने पथ से विचलित हो रहा है जब एक माध्यम से कहां जा रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है। जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कि एक ही कॉलम में, मतलब बिल्कुल एक डायरेक्शन में 4 आर्मी मैन चल रहे हैं। कितने आर्मी मैन? 4। 1 2 3 4 आर्मी मैन हैं। ठीक है ना, और चारों मार्च पास्ट कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं। सबका एक साथ लेफ्ट निकलता है, सबका एक साथ राइट निकलता है। ठीक, और हर सोल्जर, जो 4 सोल्जर हैं, एकदम एक दूसरे के बगल अगल खड़े हैं। जब ये सारे के सारे एक साथ लेफ्ट निकालते हैं, सारे के सारे एक साथ राइट निकालते हैं, और सबकी स्पीड सेम है। स्पीड सेम होने का मतलब, अगर पहला 1 मिनट में 10 कदम चलता है तो दूसरा भी 1 मिनट में 10 कदम चलता है, तीसरा भी 1 मिनट में 10 कदम चलता है, चौथा भी 1 मिनट में 10 कदम चलता है। सबके द्वारा एक कदम में चली गई दूरी बराबर है। अगर पहला 1 कदम में 4 मीटर कवर कर लेता है तो दूसरा भी 1 कदम में 4 ही मीटर कवर करेगा, और चारों ऐसे करेंगे, यानी सबकी स्पीड सेम है। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि जितने स्टेप वो चलता है, नंबर ऑफ स्टेप इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितने स्टेप वो चल रहा है इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितने स्टेप चल रहा है, हम उसको एज अ फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी मानकर चलेंगे। 1 मिनट में जितने स्टेप चल रहा है, और एक स्टेप में जितना वो चलता है, एक स्टेप में जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ मानेंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे इसी वक्त ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो उनकी जो चाल है वो कितनी है, चाल कितनी है। तो चाल होता क्या है, असल में चाल होता है एकांक समयांतराल में चली गई दूरी। अब अगर एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं तो यहां 1 मिनट में चली गई दूरी। अब 1 मिनट में चली गई दूरी कैसे निकलेगा, 1 मिनट में वो कितने कदम चलता है। ठीक है ना, 1 मिनट में वो कितने कदम चलता है इन 1 मिनट, और प्रत्येक कदम में चली गई क्या, दूरी, यानी तरंग दैर्ध्य, डिस्टेंस इन एवरी स्टेप, डिस्टेंस इन एवरी स्टेप। जैसे अगर मैं एक स्टेप में 4 मीटर चलता हूं और 10 स्टेप लेता हूं 1 मिनट में, तो 40 मीटर तो चलूंगा। यही मेरी चाल है कि 40 मीटर प्रति मिनट, ये उसकी चाल है। अब मैं आपसे क्या कहने चल रहा हूं, आप इमेजिन करें कि वो जो चारों सोल्जर्स हैं, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, वो जो चारों सोल्जर्स हैं बेटा, आप ये इमेजिन करें कि वो एक हार्ड ग्राउंड पर, मतलब एक ऐसी ग्राउंड पर चल रहे हैं जिस पर चला जा सके, सड़क पर चल रहे हैं।
चलने हेतु तो उपयुक्त पथ पर चारों चल रहे हैं। बशर्ते एक मेरी खास आपसे गुजारिश है कि जब वो चलेंगे तब वो थोड़ा तिरछा चलेंगे, ऐसे, ठीक, सीधा नहीं चलेंगे, हार्ड ग्राउंड। और जब वो इंटर करने लगी उपयुक्त मैदान से बलुई मैदान पर, जिस पर साइकिल चलाना भी आसान नहीं होता है, जब वो चलने लगे तो जब पहली बार पहला सोल्जर फेस किया उस बलुई मैदान के पृष्ठ को, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी सबसे पहले। दूसरे, तीसरे, चौथे तो अभी उसी ऊपर वाले पर है, उपयुक्त पथ पर, उनकी स्पीड कम नहीं होगी, पहले की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगले ही कदम में दूसरा वाला भी फेस कर लिया। पहला वाला तो यहां पहुंच गया, लेकिन दूसरा वाला यहां पहुंचा और उसकी भी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन तीसरा और चौथा अब भी इनकी स्पीड कम नहीं हुई है। लेकिन अगले ही स्टेप में तीसरा वाला भी यहां पहुंच गया, उस मैदान को फेस कर लिया, पहला और दूसरा यहां आ गए, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां तक देखें तो पहले और दूसरे ने फेस कर लिया इसको, तीसरे और चौथे ने फेस नहीं किया है। तीसरा चौथा अब भी उसी पुरानी वाली स्पीड से है, लेकिन पहले और दूसरे की स्पीड कम हो गई थी यहां सेकेंड स्टेप में। और इस कंडीशन में मैं आपसे ये कहूंगा कि असममितता हो गई है कि दो की स्पीड घट चुकी है और तीसरे चौथे की स्पीड अब भी घटी नहीं है। जाहिर सी बात है स्पीड घट जाएगी कठिन माध्यम में, सघन माध्यम में। तेल में चलना उतना आसान नहीं जितना पानी में, बालू में चलना उतना आसान नहीं जितना मैदान। यह असममितता हो गई यहां पर, दो की स्पीड अब भी पर्याप्त है लेकिन इन दो की स्पीड कम हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि अगले ही स्टेप में, और ये होगा सबके साथ, वन बाय वन सबको फेस करना पड़ेगा, सबकी स्पीड कम होगी। देखिए अगले स्टेप में तीसरा आ गया, केवल चौथे की स्पीड ज्यादा है। अगले स्टेप में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब आ गए, सबकी स्पीड कम हो गई। इस वाले क्षण पर सब फिर से सममित हो गए, सिमेट्रिक हो गए। लेकिन इस वाले क्षण पर सब सममित नहीं थे, दो की स्पीड एक थी और दो की स्पीड एक थी, दो कम स्पीड के थे जो दादा की स्पीड थे। और जैसे ये चारों, जिस क्षण ये चारों इस बलुई मैदान पर एंट्री लिए, सबकी स्पीड कम हो गई। और आप सोचिए इस चीज को, थिंक करिए, सबसे ज्यादा जरूरी यहीं पर चोट करने की है, सबसे ज्यादा जरूरत यहीं पर आपको अपने माइंड पर चोट करने की है। आप सोचिए कि ये जमीन है, अगर भरभरा कर चार लोग ऐसे तिरछा आए और यकायक उनकी स्पीड यहां कम हो जाए तो क्या उतनी रफ्तार से आगे निकलेंगे? नहीं, यहीं धड़ाधड़ गिर जाएंगे सब। ऐसे जा रहे थे और ऐसे गिरना पड़ा। आप सोच सकते हैं कोई चीज बहुत स्पीड से आ रही हो, यकायक स्पीड कम हो जाए तो वहीं गिर जाती है, वहीं गिर जाती है, पथ चेंज हो जाता है, रफ्तार कम हो जाने के कारण ऐसा हुआ। सभी आर्मी मैन्स का, सारे सोल्जर्स का रफ्तार यहां बदल गया इस क्षण, और सबकी स्पीड कम हो गई और सबने अपने रास्ते भी बदल दिए। जाना तो ऐसे था, जाना तो ऐसे था, लेकिन ऐसे जाना पड़ गया, इधर ना जाके सब थोड़ा मुड़ गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब वो आ रहे थे बड़ी स्पीड में, स्पीड कम हुई और उनको अपना रास्ता चेंज करना पड़ा। और फिर से यहां सब सिमेट्रिक हो गए, सब अब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चलने लगे, लेकिन रफ्तार बदल गई, कम हो गई और रास्ते भी चेंज हो गए। अब हम लोग जरा प्रकाश पर आते हैं, और जब प्रकाश पर आते हैं तो आपसे कहते हैं, आप जानते हैं कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति है। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं। प्रकाश कण के रूप में भी है और प्रकाश किसके रूप में भी है? प्रकाश तरंग के रूप में भी है। अब अगर प्रकाश कण के रूप में है, जिसको हम फोटॉन कहते हैं, तो जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ को, इसको फेस करता है, टकराता है इससे, तो अगर ये सघन, अगर ये बिरल रहा होगा माध्यम हवा के जैसा और ये सघन रहा होगा कांच के जैसा टफ, तो जब प्रोटॉन इस पर टकराया तो उसकी स्पीड कम हो गई, स्लो डाउन हो गई। और ऐसा
पहले एक के साथ हुआ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, एक एक करके सबके साथ हो गया। पहले के साथ, फिर यहां दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, सबके साथ ये चीज हुई। और जब सबके साथ हुई तो सब धीरे धीरे स्लो डाउन हो गए, सबकी स्पीड कम हो गई, और इस वजह से सारे के सारे फोटॉन्स के पथ क्या हो गए, बदल गए। सब अब उस पथ पर नहीं जा पा रहे हैं पहले वाले, ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। अगर पहले 1 मिनट में 10 कदम चलते थे तो अब भी 1 मिनट में 10 कदम चलेंगे। प्रकाश भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, स्टेप अब भी उतने ही ले रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि स्टेप अब छोटे हो जाएंगे। पहले अगर 4 मीटर चल रहे थे तो अब 3 ही मीटर चल पाएंगे। चाल क्यों घट गई? क्योंकि माध्यम सघन हो गया, यानी कि तरंग दैर्घ्य घट गया। बिल्कुल सेम उसी तरीके जिस तरीके बलुई मैदान पर सोल्जर्स उतनी स्पीड से नहीं चल पा रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी निष्कर्ष क्या निकला इससे कि जैसे सोल्जर्स हमारे हर मीडियम में जितनी स्पीड से मैदान पे चल रहे थे उतनी स्पीड से बलुई मैदान पे नहीं चल पाते, उतनी स्पीड से बर्फ पे नहीं चल पाएंगे। ठीक उसी तरीके से लाइट भी सभी मीडियम में समान रफ्तार से नहीं चल सकती, उनकी स्पीड बदल जाती है डिफरेंट मीडियम में। उनका पथ भी बदल जाता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं सेम डायरेक्शन में नहीं चल पाते, वो सेम डायरेक्शन में नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। देखा तो उनके डायरेक्शंस चेंज हो जा रहे हैं। डायरेक्शन क्यों चेंज हुए? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही थी। गति बदलने के कारण, प्रकाश का चाल बदलने के कारण पथ की दिशा बदल गई, लाइट के गमन की दिशा बदल गई, प्रकाश के ट्रैवलिंग की दिशा बदल गई। यानी कि प्रकाश के पथ की दिशा को बदल जाना, पहले वाली दिशा में ही ना चलना जब एक माध्यम से कहां जाते हैं दूसरे माध्यम में, इसका कारण प्रकाश की गति का बदल जा रहा है। लेकिन ऐसा तभी हो रहा है जब प्रकाश तिरछा आए, इसमें नहीं जाएगा, इस पथ पर नहीं जाएगा, चाहे इधर और चाहे इधर, चाहे इधर आ जाएगा प्रकाश और चाहे प्रकाश इधर चला जाएगा, लेकिन होगा जरूर ऐसा। लेकिन प्रकाश तिरछा आए तो यानी कि चाल में परिवर्तन के कारण जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो चाल परिवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा का बदल जाना ही प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। और ऐसा कहां होता है? उस बाउंड्री पर होता है जहां प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उस बाउंड्री पर ऐसा होता है, क्योंकि वहीं दिशा बदलती है, वहीं चाल सबसे पहले बदलता है। मैं बड़ी स्पीड से आ रहा था, स्पीड कम हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश सघन से विरल में जाए, कठोर कांच से आ रहा था हवा में जाए, तब भी तो चाल बढ़ जाएगी, पर ऐसा होगा जरूर। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो कौन है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के चाल का बदल जाना है। कब? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज्ड, प्रकाश की चाल बदल जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग है। मैं बता दूं, निर्वात में बहुत तेज चलता है प्रकाश, हवा में उससे थोड़ा कम, कांच में बहुत ही कम तेजी चलता है अन्य दोनों माध्यमों की तुलना में। एक बात आपसे और करूंगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जितना डिफरेंस होगा चालों में, V1 V2 में, उतना ही प्रकाश में विचलन होगा जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। जितना ज्यादा V1 में और V2 में डिफरेंस होगा पहले और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, मान लो यहां प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा, यहां प्रकाश की चाल बहुत कम हो गई, जितना डिफरेंस होगा उतने ज्यादा विचलन होगा प्रकाश में। आई थी ऐसे, इतना विचलित हो गई, बहुत विचलन हो गया, ये इतना भाग आई प्रकाश। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जितना ज्यादा इन चालों में डिफरेंस होगा उतने ज्यादा प्रकाश में विचलन हो जाएगा। ये देखिए, इतना विचलित हो गई प्रकाश।
यानी ये जो प्रकाश का विचलन है, जो अपवर्तन है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ये उसी के अकॉर्डिंग होती है जितनी ज्यादा चाल में अंतर, चूंकि चाल का ही बदलना प्रकाश के अपवर्तन का मूल कारण है, उतना लाइट झुक जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूं कि अगर हमारे जो सोल्जर्स थे, अगर वो ऐसे चल रहे होते, बिल्कुल ऐसे आते हैं, यानी जब वो सामान्य पथ से, जिस पर चलना आसान है, से बलुई पथ पर ऐसे आते कि बिल्कुल 90 डिग्री पर, तिरछा ना आते, ये तय है कि इस माध्यम में उनकी स्पीड तो पक्का कम हो जाती है, क्योंकि ये कठिन है, इसमें से आसानी से नहीं निकला जा सकता, ये कठिन है, सरल सघन माध्यम है। लेकिन ये तय है स्पीड तो कम हो जाती, यहां ज्यादा थी और यहां कम हो जाती है, लेकिन यह तय था कि तब क्या दिशा बदलता नहीं, यानी लंबवत की स्थिति में पथ में विचलन ना होता, उसी दिशा में चलते जिधर पहले आ रहे, यानी तब अपवर्तन ना होता, चाल बदलती, तरंगदैर्घ्य भी बदलती, फ्रीक्वेंसी तब भी ना बदलती, आवृत्ति ना बदलती। यही कहानी प्रकाश के साथ भी है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह सच है कि स्पीड बदलेगी, लेकिन अगर प्रकाश लंबवत आया एक पृष्ठ पर, इन दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अगर लंबवत आया तो प्रकाश में विचलन नहीं होगा, यानी अपवर्तन नहीं होगा। तब प्रकाश अपनी ही दिशा में कहां बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, कोई अपवर्तन नहीं होगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा। यानी दो तीन जो मौलिक बातें निकल, यद्यपि ये तय है कि चाल बदलेगी, तरंगदैर्घ्य भी बदलेगी, लेकिन यह तय है कि दिशा नहीं बदलेगी, केवल तब जब लंबवत आएगा प्रकाश दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर। यानी अपवर्तन के लिए जो मौलिक बातें वो ये है कि रिफ्रैक्शन, अपवर्तन केवल तभी होता है जब प्रकाश का किरणपुंज दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिरछा आए, और चाल बदलने के कारण ऐसा होता है। अगर सीधा और लंबवत आता है प्रकाश तो कोई अपवर्तन नहीं होता, पथों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि चाल अब भी बदल जाती है, दिशा नहीं बदलती, स्पीड बदल जाती है, चूंकि तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति अब भी नहीं बदलती, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य तो चाल बदलती है। अब जान जाते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। समझ तो गई कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने प्रारंभिक पथ से कुछ विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर, यही है सीमा पृष्ठ, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये था प्रारंभिक मार्ग, लेकिन इस पर नहीं गया, चाहे इधर आ जाएगा चाहे इधर आ जाएगा। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने प्रारंभिक पथ से जो विचलित हो जाने की घटना है, इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो चाल में परिवर्तन के कारण उसके प्रारंभिक पथ पर वो नहीं गमन करती, दूसरे माध्यम में वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, कभी इधर भी कभी इधर भी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन का कारण ही चाल बदलना है। अगली वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। गुड बाय।